आपको आर्टिकल 31 आगे से हम लोग देखते हैं। तो हमने उस दिन उस क्लास में हमने बताया था कि जो आर्टिकल 31 का फर्स्ट का क्लास फर्स्ट का जो सब क्लास ए था, बी था, सी था, इसके बारे में हमने बता दिया था। ए तो क्या था, ए में हमने बता दिया था उसमें कि संपत्ति का अर्जन है, वो जो सामंतों हैं, राजाओं हैं, उनके जमीनों को लिया गया था, जो किसी कार्य कर रहे थे, जो गांव में बोलते हैं अधिया जोतना। अधिया कहते हैं मेरा खेत अधिया जोत लीजिए, तो जो भी ऐसा कृषक था उसको जमीन दिया गया था। ठीक है, ये रहे। बी में क्या गया, बी में जो भी सूचियां रहेगी वो आर्टिकल 13-10 सुप्रीम कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकती है। और समीक्षा क्यों करेगी, जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो वो करेगी ही। तो इसमें बोल दिया कि भाई मौलिक अधिकार इसीलिए इंक्लूड किया गया है। भाई देख लिया, आज आप में के अंदर मौलिक अधिकार के अंदर ही बोला गया है कि ये सूची रहेगा तो आप समीक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें रखा गया है। सी में क्या बोला गया था, तो सी में एकदम स्पष्ट ये बातें थी कि जो 25वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा जी द्वारा जोड़ा गया था, 39 बी है, 39 सी है, उसके बारे में बोला गया था। जो भौतिक संसाधन है उसका न्याय, जो स्वामित्व हो न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, बी में था 39 के। सी में क्या था, उसमें जो भी उत्पादन साधन है, धन है, तो वंचित वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच होना चाहिए, उसके बारे में बोला गया था। तो इस बारे में अगर कोई भी विधि बनाया जाता है, अगर मौलिक अधिकार का हनन करती है, फिर भी हनन करने के बावजूद भी वो आर्टिकल 13 तक सुप्रीम कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकती है, इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, इसके बाद में ये क्लास 1 था, ये क्लास 2 था। क्लास 2 में इसको मिटा दीजिए। इसमें क्या है, मुआवजा की क्षतिपूर्ति की बात की गई है। क्षतिपूर्ति उसके बाद तो फिर मुआवजा शब्द कर दिया गया था। इसमें क्या किया, अब भूमि ले रही है सरकार, तो आपको दूसरी में आपको मुआवजा दिया जाता है। अच्छा, भूमि क्यों लगी सरकार, क्योंकि राजकीय हित में, जो सामुदायिक हित में, राजकीय कार्य हित में जमीन लिया जाएगा। सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए हुआ, बंदरगाह बनाने के लिए हुआ, स्टेशन बनाने के लिए हुआ, बस स्टैंड बनाने के लिए हुआ, तो ये मतलब ऑफिस बनाने के लिए हुआ, तो भाई सार्वजनिक तो ही इसमें सबका हित है, तो वो जमीन ले सकती है, और जो मार्केट रेट रहेगा वो उसको मुआवजा देगी। ठीक है, ये बातें रही आर्टिकल 31 के। ठीक है, तो ये रहे। अब हम लोग आर्टिकल 32 देखते हैं। आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 में बोला गया है कि जैसे मान लीजिए, उदाहरण से इसमें रिट है, रिट के बारे में 5 रिट हैं। ठीक है, तो आप और वो उसको अच्छे से समझने के लिए, तो रिट क्यों है, ये सब आता रिट क्यों है, मतलब ये क्या चीज़ है। तो आर्टिकल 32 को जो अम्बेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा बोले हैं। आत्मा तो आत्मा क्यों है, इतने जो मैं आपको, जो आर्टिकल 12, 13, 14, 15 जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, और अल्पसंख्यकों का जो हमने संस्कृत का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, तो ये हमने जो भी बोले हैं, अगर इसको कोई जिम्मेदारी के साथ न दिलवाए तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसलिए बोले कि नहीं, आर्टिकल आप जो है, आर्टिकल 32 सबका मतलब पूरे संविधान की आत्मा है। तो आर्टिकल 32 का यूँ समझिए करना, ये सब जो मौलिक अधिकार है इसको लागू कराने की मतलब कि एक बार प्रकार से वो गारंटी लेती है कि ठीक है आप करिए, मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये गारंटी की बातें कौन करती है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करती है ये बात, इसलिए उसको जो है आत्मा कहा गया है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा कि मौलिक अधिकार क्या मतलब है। बातें तो बहुत किया गया, कार्रवाई में कुछ अगर ना हो तो क्या मतलब रहेगा। तो वही बात, आर्टिकल 32 इसलिए खास है। इसमें 5 रिट हैं। 5 रिट क्यों है, जो मौलिक अधिकार इसलिए है कि मौलिक अधिकार जो भी है, अगर आप उसका हनन हो रहा है, कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो भुक्तभोगी तुरंत ये 5 रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जा सकता है। कौन कौन 5 रिट है, हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, इसमें 5 रिट है। पहला है हैबियस कार्पस, इसको बोलते हैं बंदी
प्रत्यक्षी बंदी प्रत्यक्षी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ये रहा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? वारंटू है। ओ, परमादेश, इसको बोलते हैं मेंडमस। इसको हेबियस कार्पस होते हैं, इसको मेंडमस हो जाएगा। और वारंटो, वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से, ऐसे लिख लीजिए, सही है। अधिकार परीक्षा कर देंगे, ठीक रहेगा। चलिए, अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन है ये। और फिर सब्सिडी का हो जाएगा। ठीक, ये 5 अधिकार हैं। तो ये 5 रहे आपके अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कार्पस, परमादेश मेंडमस हुए, अधिकार परीक्षा यानी क्वारंटो है, प्रतिशत प्रोहिबिशन है, सर्सियोरी है, उत्प्रेषण है। ये 5 मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, अभी इनको जो मैंने पूरा मौलिक अधिकार बताया है, वो बताया गया है, उसमें क्या करेंगे, इस ये रीट से मतलब कहाँ कौन रीट से जाना है आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार मैं हमको बता देता हूँ उसको। सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण कहाँ लागू होगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहाँ लागू होगा, आप इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, तो वो किडनैप कर ले गया कोई आकर के उसको। तो उसके जो घर वाले हैं, वो तुरंत जाते हैं थाने में, थाने वाला भी नहीं दिखता, मान लीजिए मोटी बात में। तो उसके घर वाले तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ये आर्टिकल जो 32 के तहत, ठीक है, इसको रिट बोलते हैं। ये रिट है, इसको बोलते हैं रिट। ठीक, ये रिट है, आर्टिकल 32 का रिट है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई पकड़ के ले गया है, बैठा लिया है, या ऐसा करिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, धर्म वो तो पता चल जाएगा बाद में, कहीं गया है, उसको कोई पकड़ के बांध के रख लिया है, बंद करके। उसे घर वाले गए, भाई छोड़ दो, वो नहीं छोड़ा। थाने में गए, थाने वाले नहीं लिखा, क्योंकि वो रसूख है, अमीर है, या दबंग टाइप का है, चलता है उसका वो एरिया में, तो वो नहीं छोड़ा। भाई पुलिस भी उसकी बात मानेगी, गरीब का नहीं मानेगी। उससे मतलब ऐसा आप समझिए जैसे वीडियो, मतलब जो पिक्चर वगैरह हम देखते हैं, वही सेंस अपने दिमाग में रखिए, तब समझ में आएगा। तो अब क्या होगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर है, अभी जाने में टाइम लगेगा। हाई कोर्ट के नजदीक रहेगा तो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, आर्टिकल 226 तहत हो जा सकता है। मान लीजिए गया, वो बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। तो आप जज क्या बोलेगा, भाई उसको जो जज तुरंत थाना समन भेजेगा, जो भी रहेगा अपना वो कानूनी रूप से जो लिखित रहेगा दस्तावेज अपना, वो प्रतिपूर्ति करेगा। तो उधर तुरंत थाने को वो बोलेंगे जज, फिर वो पकड़ करके वो जो व्यक्ति रखा है उसको, उसको सशरीर वापस न्यायालय में ले आया जाएगा। क्यों पकड़ा गया है, क्या कारण है, उसको वही जज पूछेगा। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाता है। इसका यही तात्पर्य है, ठीक है। भाई अब और रीट, अभी रीट तो बहुत पढ़े पढ़े हैं, तो उसमें इसे, चलिए ये बाद में बताएंगे। जो भी ये समझ में आएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय के सशरीर उपस्थित करना पड़ेगा। ये पुलिस, तो अगर पुलिस नहीं करती है मान लीजिए, तो वो सस्पेंड भी किया जा सकता है, कर ही देगा जज, ये मानेगा नहीं वो तो, बातें नहीं मत करिए। अगर रहेगा तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर उपस्थित न्यायालय में करना पड़ेगा। अभी कुछ रिट है, आप जान जान लेंगे, अच्छा ही रहेगा। अभी सशरीर जो है कंडीशन तय करेगा। जैसे दूर बहुत ज़्यादा है, पूर्वोत्तर राज्य में कोई एक ऐसे मामला आया था, तो वहाँ वो जो एडीएम थे, मतलब जो उसमें सीओ थे वहाँ के, तो उन्होंने बोला कि
कोर्ट ने बोला कि भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आप ससुरी वापस करिए, मतलब उपस्थित करिए। तो बोले सर अगर इनको ससुरी में ले जाता हूँ तो रास्ते में कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने बोला एक काम करिए, फिर रहने दीजिए, कंडीशन है आप सिर्फ जो मैटर है वो मेरे मैटर मेरे सामने ले आइए, उसमें ये भी प्रावधान है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। परमादेश में क्या है, तो ये उदाहरण से हमने बताया कि उदाहरण क्या हो सकता है। आप पकड़े हैं तो उसको ससुरी वहां पे ले जाना पड़ेगा, उसकी गलती है या नहीं है वो जज तुरंत निर्णय लेगा। और फिर उसके बाद मैं एक आर्टिकल 21 तक में बताता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। तो मतलब उसमें जो भी किडनैप करेगा, जो रखेगा, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। तो कोई अगर वैसा व्यक्ति है तो विधि द्वारा तो है नहीं कोई व्यक्ति वो, तो इसलिए उसको दंड दिया जा सकता है। कोई किसी को भी आप पकड़ नहीं सकते हैं, अगर रखे हैं तो तुरंत कार्रवाई करेगा, भले कोई भी हो, चाहे पैसा ही लिया हो आपका, भले आप दिए हो वो नहीं दे रहा है, फिर पकड़ नहीं सकते, आप थाना में जा सकते हैं। इसमें ये भी है, भले वो जो पकड़ा गया है व्यक्ति, मान लीजिए 2 लाख रुपए लिया है, आप उसको वो दिखा नहीं दे रहा है, आप पकड़ के बैठा लिए, अब ये गैर कानूनी है, तो आप भी फंस जाएंगे उल्टा। तो आप थाने में एफआईआर कराइए, या जो दीवानी न्यायालय वहां जाइए, बैठा नहीं सकते, आपका अधिकार नहीं है, भले आपका लिया हो, क्या हुआ। तो ये सब ध्यान रखिएगा, उसमें ये नहीं चलेगा। अगर आप बंदी प्रत्यक्षीकरण है तो इसी एक्ट के तहत जो बंद करे, मतलब जो पकड़ा है उसको जज तुरंत सजा दे सकता है, तो ये सब नहीं मानना जाएगा तब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। परमादेश क्या है, परमादेश ये है कि जैसे मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, तो शहर में जब रहते हैं तो आपके मोहल्ले, मतलब आपका जो दरवाजा है, उस सामने का जो दरवाजा है, उसमें मान लीजिए मीट खा करके वो थैली में टांग दिया है, 1 हफ्ता हो गया, आपके हवा चलता है तो आएगा, आजू बाजू है तो आएगा ही। तो और प्लस जो कचड़े होते हैं वो आपके जो दरवाजा के सामने ही रख दिया जा रहा है और लोगों का आने से। तो आप वो जहाँ जाते हैं, मतलब जो उस नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, चाहे नगर परिषद हो, तो उनसे आप कहते हैं पार्षद से, भाई ये ऐसा ऐसा बात है, आप हटवा दीजिए, वो नहीं हटवा रहा है, या वो कोई उच्च अधिकारी है, तो आप क्या करेंगे, न्यायालय तुरंत जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, हमने आर्टिकल 21 में बोला है, पहले ही बताया गया है कि उसमें जो नियम है, हमें स्वच्छ हवा पाने का अधिकार है, उसमें बोला था ना स्वच्छ, तो उसके तहत आप स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल पाने का अधिकार है। इसीलिए एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चला जा रहा है ना, तो ये स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा के लिए चला जा रहा है। तो आप उस उद्देश्य से तुरंत चले जाएंगे, तब वो जज पूछेगा कि ये परमादेश जारी करेगा कि मैं परमा मतलब आपको आदेश देता हूँ, इसका तुरंत ये वहाँ से हटा दिया जाएगा जो भी कचरा है, अन्यथा दंडित किया जाएगा। जो भी पनिशमेंट है वो रिट जारी कर सकते हैं जज, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, ये कहानी से समझ लेंगे तो कहानी रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। अब अपने से डिफिनेशन रहेगा, बना लीजिएगा। तो मतलब जो इसका मूल उद्देश्य है, मूल समझ है, यही है। ठीक है, तो आप स्वच्छ हवा नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, मतलब किसके माध्यम से नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, तो आप इसके बारे में आपको नहीं वो कोई सुन रहा है तो आप ये जा सकते हैं आर्टिकल 32 तहत सुप्रीम कोर्ट में, 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अधिकार परीक्षा क्या है, अधिकार परीक्षा में मान लीजिए कि जैसे आप एक स्कूल है, मतलब एक स्कूल है, तो हुआ उसमें क्या, एक प्रिंसिपल थे, एक उप प्रिंसिपल होते ही हैं। जो उप प्रिंसिपल है वो बाहर दूसरे मतलब जगह के हैं, और जो प्रिंसिपल है दूसरी जगह का, जो उप प्रिंसिपल है वो गांव के ही दबंग व्यक्ति कोई के हैं। मान लीजिए चलता है उनका, तो वो छुट्टी में चले गए, मान लीजिए 6-7 महीने रह गए, मतलब 2-3 महीने रह गए प्रिंसिपल साहब अपने यहाँ, फिर लौट के आए, तो वो जो उप प्रिंसिपल थे, उप प्रिंसिपल की भूमिका में थे, वो हट ही नहीं रहे थे, बोला मैं नहीं हटूंगा, जो करना है जाके करिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तुरंत। तो सुप्रीम कोर्ट जज ये पूछेंगे कि वारंट मतलब क्या अधिकार है, मतलब किस अधिकार से आप बैठे हैं, आप लाइए प्रमाण पत्र जो भी रहेगा, जांच पड़ताल किया जाएगा, तो वो आदेश देगा, फिर वहां लग जाएगा, यही अधिकार परीक्षा वाला लग जाएगा। तो उनको जो पद बहाल कर दिया जाएगा, जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल हो जाए, जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल हो जाएगा। इसमें ये अधिकार परीक्षा में होता है। प्रतिषेध में क्या होता है, प्रतिषेध में मना किया दिया जाता है, जिससे इसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई है, कोई मामला सुना रहा है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जैसे अधिकार क्षेत्र कैसे बाहर है, मान लीजिए कोई दीवानी अदालत है, 20 करोड़ का, मतलब 20 करोड़ की जो संपत्ति है, उसका अधिकार है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुना सकता है। 20 करोड़ से ज्यादा कोई मामला है, उसका नहीं सुना सकता है। ऐसे कोई मामला मान लीजिए सुनवाई कर रहा है, मान लीजिए
तो वो क्या हुआ क्या इसमें, तो मान लीजिए बीच में अगर पता चल जाता है किसी के माध्यम से, तो बीच से ही मना कर दिया, ये क्या पूर्ण नहीं होगा तभी मना कर दिया जाएगा उच्च अदालत द्वारा कि आप रहने दो, मैं ही सुनवा दूंगा। इसको बोलते हैं प्रतिषेध या प्रोहिबिशन कहा जाता है। ये बीच में ही रोका जाएगा, ध्यान रखिएगा ये बीच में ही रोक लिया जाएगा, पूरी सुनवाई नहीं होगा। ये पूरी सुनवाई हो चुका होगा जो उत्प्रेषण है, ठीक है, यही अंतर इसमें है। इसमें आधा सुनवाई हो जाएगा या पूर्ण सुनवाई से कम ही रहेगा, पूर्ण सुनवाई नहीं हुआ होगा। इसमें पूर्ण सुनवाई हो जाएगा उत्प्रेषण में, सस्टेरी बोलते हैं इसको, इसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। इसमें न्यायालय ने क्या किया, निचली अदालत ने पूरी सुनवाई कर लिया है, पूरा कर लिया है। इसके बाद तो जब फिर उच्च न्यायालय को पता चलता है तो मना कर दिया जाता है कि रहने दो, मैं करूंगा इसको। इसी कारण जो है इसको पोस्टमार्टम भी कहते हैं, पोस्टमार्टम रिट भी बोलते हैं उत्प्रेषण को, ठीक है। क्लियर है आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है। इसी 5 रिट के 5 रिट से जो है हर नागरिकों का जो है वो मौलिक अधिकार का जो संरक्षण आर्टिकल 13 था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्लियर है आपके आर्टिकल 32। अब हम लोग आर्टिकल कौन सा है, 33 देखते हैं, ठीक है, 33। अच्छा, अब आर्टिकल 33 क्या है? आर्टिकल 33 में ये बोला गया है कि जो भी सेना है, सेना में जो होगा, गुप्तचर एजेंसियों में जो होगा, तो ये सब जो पद है, रा पद है या सीआरपीएफ में है, आईटीबीपी में है, मिलिट्री में है, जो भी ये सब पदे हैं सेना वाले और जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, तो उनके बारे में बोला गया है कि जो आप अ, जब हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन 2 शब्द पढ़ते हैं। क्या होता है, एक होता है फॉर्मली, इनफॉर्मली, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अगर आप जो है अनौपचारिक रूप से, अनौ अनौपचारिक मतलब कि आप अगर अपने भाई-भाई से बात करते हैं तो अनौपचारिक हो गया। अगर कोई अधिकारी है और अपने डिपार्टमेंट की कोई बात ले जा रहा है, दूसरे अपने समकक्ष के सामने वो प्रस्तुत करता है, उसको औपचारिक कहते हैं। हाँ, तो औपचारिक रूप से कोई भी मैटर अगर होगा, जो सेना में होगा, गुप्तचर होगा, तो अगर आर्टिकल जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसमें कोई भी या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 226 का सुनवाई नहीं होगा। उनका वो हो सकता है, मतलब मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है औपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप में कोई दिक्कत आ रहा है तो भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए छुट्टी हो गया है और एक गया है, आर्मी का ही जवान है या सेना का कोई जवान है, उसके घर में गया है, तो अनौपचारिक कोई बातें उचित हो गया है, उसमें कुछ जात शब्द बोल दिया या और कुछ बोल दिया है, तो वहाँ अगर हनन होगा तो मान्य होगा। ड्यूटी पीरियड में नहीं होगा। ड्यूटी संबंधित कोई बात रहेगा तो वहाँ पे आप जो मौलिक अधिकार है वो लागू नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, फॉर्मली, इनफॉर्मली मतलब औपचारिक और अनौपचारिक, ये बातें ध्यान रख के इसमें यहाँ लागू होता है, ठीक है। तो अगर ड्यूटी पीरियड में रहेगा, ड्यूटी संबंधी बातें रहेगा तो उसको औपचारिक माना जाएगा। औपचारिक में अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो हनन नहीं माना जाएगा, ठीक है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता, वो चलता है अभी। क्यों, जिससे वो आर्टिकल अगर उदाहरण ले कैसे क्यों नहीं माना जाएगा, विभक्त तो बेचारा व्यक्ति का आर्टिकल आपको दिया गया है 19 में। आप बोल रहे हैं मेरे को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। आप कहीं भी कोई गुप्त सूचना है, आप वहीं बोल दिए हैं मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं हो रहा है कि चलिए ये जो क्षेत्र में है हम लोग वहाँ पे सर्च करेंगे, पकड़ने का है। आप किसी से बता दिए हम लोग जा रहे हैं सर्च करने के लिए, तो आप बताइए तो पूरा तो लीक हो गया ना। इसलिए मना किया है, मौलिक अधिकार का वहाँ पे आप मतलब आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मना किया गया है। और करेंगे भी तो मान्य नहीं होगा। मौलिक अधिकार का हनन भी होता है तो वहाँ मान्य नहीं होगा। तो ये बारे में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 33 में। अब हम लोग बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 34 देखते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, सेना गुप्तचर 2 चीज़ लिख लीजिए, ठीक रहेगा। एक है पहली बात, सेना में जो भी हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, और ये है रा, गुप्तचर एजेंसियाँ, ठीक है। गुप्तचर एजेंसी, ठीक है, ये रहे।
अब हम लोग आर्टिकल 34 देखते हैं। आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 34 इसमें ये बोला गया है जब मार्शल लॉ लगेगा, आपातकाल लगेगा, तो जो केंद्र जो केंद्र की सेनाएं हैं वो राज्य सरकार की जो भी सेनाएं हैं वो सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो वो ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके विषय में बारे में बताया गया है। तो वहाँ भी ये ध्यान रखिएगा जो केंद्र के वो मतलब अधिकारी रहेंगे, राज्य सरकार के जो भी अधिकारी रहेंगे, तो उनमें जो होगा, अगर उसमें मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो भी जो है वहाँ पे मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में जब आपात के समय या मार्शल लॉ के समय जब चलेंगे, इसके विषय में कहा गया है। ये जो मार्शल लॉ लग जाए, ठीक है, या आर्टिकल आर्टिकल 352 लगा हो, 352 है, या आर्टिकल जो है 356 लगा हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो, ये सब ASPA का जब रूल चलता हो, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे जो है वो अगर हनन होता है तो मान्य नहीं होगा। ये रहे आर्टिकल 34। मार्शल लॉ लगा हो, मार्शल लॉ हो, ठीक है, या आर्टिकल 352 हो या आर्टिकल 356, ये राष्ट्रपति शासन है। ये जो है आपात जो राष्ट्रीय स्तर पे आपात होगा तब, ये राज्यों पे जब होता है तो आर्टिकल 356 लगता है। ये रहे आपके 33-34। अभी हम लोग 35 देखते हैं आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 35, ठीक है। आर्टिकल 35 में ये बोला गया है कि जो हम लोग का लोकसभा है या राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा मौलिक अधिकार में वृद्धि करने के लिए समय समय पे नियम बना सकती है, या मौलिक अधिकार को और अभिवृद्धि करे, तो ऐसे संबंध में जो है और भी अधिकार बना सकती है और अधिकार दे सकती है संशोधन करके, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है। तो आर्टिकल ये है आर्टिकल 35 है। तो आज भाग 3 खत्म हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल 33 में सेना या गुप्तचर के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 34 में क्या है, मार्शल लॉ हो, राष्ट्रीय आपात हो, या राज्य में आपात हो, ठीक है, राष्ट्रपति शासन हो, या राष्ट्रीय आपात हो, या मार्शल लॉ लगा हो, या आपसा वाला जो कानून हो वो चलता हो, तो ये सब में अगर उस समय जो है राज्य के अधिकारियों का मौलिक अधिकार हनन होगा तो नहीं मान्य होगा, ठीक है। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 25 में लोकसभा जो राज्यसभा है जो भी विधि बना करके संविधान संशोधन करके जो मौलिक अधिकार है इसमें और भी अभिवृद्धि कर सकती है और अधिकार दे सकती है, इसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ये सब रहे आज आर्टिकल 34 और 35 भाग 3 तक। अब हम लोग कल से DPSP पढ़ेंगे भाग 4, ठीक है। थैंक यू।